2023 में, मतलब सिर्फ एक साल के भीतर ना 2,25,000 से ज्यादा भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता छोड़ दी। और अगर हम 2011 से अब तक का टोटल देखें ना, तो ये संख्या लगभग 16 लाख को पार कर जाती है। सही बात है, 16 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्यों? मतलब जिस भारतीय नागरिकता को पाने के लिए लोग दशकों तक इंतजार करते हैं, उसे इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो सबसे दिलचस्प बात है आज की। बिल्कुल। तो वाजीराम एंड रवि के 11 मार्च 2026 की बेहतरीन नोट्स पर आधारित आज की इस डीप डाइव में हम इसी सवाल की जड़ तक जाने वाले हैं। हाँ, और ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। एकदम। हमारा मेन मिशन इस भारी भरकम और जटिल विषय को उन सभी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल स्पष्ट करना है जिन्हें किताबों में ये टॉपिक अक्सर बहुत उलझावा लगता है। किताबों की भाषा में मुश्किल तो होती ही है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, नागरिकता ना सिर्फ एक पहचान पत्र या कोई नीले रंग की किताब नहीं है। मैं तो कहूंगी ये उससे कहीं बढ़कर है। बिल्कुल। नागरिकता को अगर मतलब एक लाइन में समझना हो ना, तो ये राज्य और व्यक्ति के बीच का एक सामाजिक और कानूनी अनुबंध है। अच्छा, एक अनुबंध की तरह। हाँ, एक ऐसा आधिकारिक रिश्ता जहां देश आपको कुछ विशेष अधिकार देता है और बदले में उस व्यक्ति से देश के प्रति पूरी वफादारी और कुछ कर्तव्यों के पालन की उम्मीद की जाती है। मतलब गिव एंड टेक वाला मामला है। सही कहा आपने। ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की एकदम नींव है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल ये आ रहा है कि ये जो अनुबंध है, ये आखिर लिखता कौन है? मतलब भारत में ये अधिकार किसे मिला हुआ है कि वो तय करे कि कौन नागरिक है और कौन नहीं? देखिए, इसके लिए हमें संविधान की तरफ देखना होगा। वाजीराम के नोट्स में भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का काफी जिक्र है। लेकिन जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आती है। कैसी अजीब बात? ऐसा लगता है कि जैसे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता की कोई पक्की या स्थायी परिभाषा ही नहीं दी। मैं ये पढ़ रही थी और मुझे लगा कि ये तो अधूरा सा है। ये एक बहुत ही पेनी ऑब्जर्वेशन है आपकी, और मैं बता दूं कि इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। अच्छा, वो क्या? आप 1947 का वो दौर याद कीजिए। देश का विभाजन हो रहा था, सीमाएं अभी पूरी तरह से तय भी नहीं हुई थी। वो बहुत अफरा तफरी का समय था। बिल्कुल, इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन चल रहा था उस वक्त। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और लाखों यहाँ से जा रहे थे। तो उस अफरा तफरी के माहौल में ना संविधान सभा के लिए कोई एक स्थायी और एकदम कठोर नागरिकता कानून बनाना लगभग असंभव था। ओह, अब समझ में आया। तो फिर उन्होंने उस वक्त क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता निकाला। संविधान ने न केवल इस बात को परिभाषित किया कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, बस उस दिन भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक इसी तात्कालिक समस्या को सुलझाते हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ एक कट ऑफ डेट के लिए था। बिल्कुल। जैसे देखिए, अनुच्छेद 5 उन लोगों की बात करता है जो भारत में पैदा हुए या जिनका यहाँ अधिवास था। डोमिसाइल जिसे कहते हैं। फिर अनुच्छेद 6 और 7 उन लोगों के लिए बनाए गए जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे। समझ गई। लेकिन फिर भविष्य का क्या? जो लोग 1950 के बाद पैदा हुए, उनका क्या? बस इसी के लिए उन्होंने अनुच्छेद 11 लिखा। और मुझे लगता है यही अनुच्छेद यहाँ पूरे कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस व्यवस्था को देखकर ना मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, बताइए। इसे ना एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह सोचिए। मतलब संविधान ने मानो इस क्लब के उद्घाटन के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ये तय कर दिया कि इसके संस्थापक सदस्य या फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन होंगे। बहुत सही उदाहरण है ना? लेकिन भविष्य में इस क्लब की मेंबरशिप किसे मिलेगी, नियम क्या होंगे और किसकी सदस्यता रद्द होगी, ये सारा काम क्लब के मैनेजर पर छोड़ दिया गया। और यहाँ वो मैनेजर है हमारी भारत की संसद। ये क्लब वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अनुच्छेद 11 ने संसद को वो पूरी शक्ति दे दी कि वो भविष्य के लिए नागरिकता के नियम बनाए। मतलब संसद को फुल पावर मिल गई। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, जिसे हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, वो पारित किया। तो आज जो भी नियम है वो उसी से चलते हैं। बिल्कुल। आज के समय में नागरिकता से जुड़ा जो भी मामला होता है ना, वो इसी 1955 के अधिनियम के तहत सुलझाया जाता है, ना कि सीधे संविधान के उन पुराने अनुच्छेदों से। सवाल ये है कि कोई इस क्लब का हिस्सा बनना ही क्यों चाहेगा?
फायदे भी तो देखने होंगे ना। वही तो, जो लोग नागरिक हैं और जो नागरिक नहीं है, उनके बीच जमीनी स्तर पर आखिर फर्क क्या है? नोट्स में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या कानूनी तौर पर 2 हिस्सों में बंटती है, एक सिटीजन्स और दूसरे एलियंस। हाँ, ये कानूनी वर्गीकरण है। पर रुकिए, एलियंस मतलब हम यहाँ अंतरिक्ष से आए किसी जादू या यूएफओ वाले जीवों की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? आम बोलचाल में ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, नहीं, तकनीकी और कानूनी भाषा में विदेशी नागरिकों को एलियंस ही कहा जाता है। इसका अंतरिक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, ये बस वो लोग हैं जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और कानून इन्हें भी ना 2 श्रेणियों में बांटता है। एक मित्र एलियंस मतलब फ्रेंडली एलियंस और दूसरे शत्रु एलियंस यानी एनिमी एलियंस। तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए मित्र एलियंस वो हैं जिनके देशों के साथ भारत के अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। जैसे फ्रांस या जापान के नागरिक। बिल्कुल। और शत्रु एलियंस वो हैं जिनके देश के साथ भारत का उस समय युद्ध चल रहा हो। और जाहिर सी बात है, शत्रु एलियंस को कुछ बुनियादी कानूनी सुरक्षाएं नहीं मिलती। किस तरह की सुरक्षाएं? जैसे कि गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, वो अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता। अच्छा, ये तो बात हुई विदेशियों की, लेकिन भारत के नागरिकों को इस क्लब का सदस्य होने के नाते कौन से वीआईपी पर्क्स मिलते हैं? मतलब अमेरिका में तो लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक उस राज्य की जहां वे रहते हैं। हाँ, पर यहाँ भारत ने एक बहुत ही अलग और मजबूत रास्ता चुना है। वो कैसे? देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत जैसी विविधताओं वाले देश में अगर राज्यों की अलग नागरिकता दे दी गई ना, तो देश टूट सकता है। हाँ, अलगाववाद का डर रहता। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान रखा। भारत में कोई पंजाबी, बंगाली या तमिल नागरिक नहीं होता, केवल भारतीय नागरिक होता है। ये बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, और इस एकल राष्ट्रीय क्लब के सदस्यों को कुछ ऐसे विशेष मौलिक अधिकार मिलते हैं जो किसी भी विदेशी को नहीं मिलते। अच्छा, अगर हम उन अधिकारों की सूची पर नजर डालें जो वाजीराम के स्रोत में दी गई है, तो अनुच्छेद 15 और 16 का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में समान अवसर। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी विदेशी नागरिक आकर भारत सरकार की किसी नौकरी पर अपना दावा नहीं ठोक सकता। एकदम सही। कोई विदेशी यहाँ IAS या IPS नहीं बन सकता। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली 6 स्वतंत्रताएं। जैसे कि बोलने की आजादी। हाँ, अपनी बात रखने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी बेरोक टोक घूमने की आजादी, कहीं भी बस जाने और कोई भी व्यापार करने की आजादी। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, वो भी तो इसी श्रेणी में आते हैं ना? हाँ, वो भी केवल नागरिकों के लिए हैं। और अगर राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, ये सब भी तो केवल नागरिकों के ही विशेषाधिकार है। बिल्कुल। किसी विदेशी को हम देश का राष्ट्रपति तो नहीं बना सकते ना। सही बात है। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि ये एक अनुबंध है, तो अगर क्लब इतने सारे पर्क्स दे रहा है तो वो कुछ ड्यूज भी तो मांगेगा, मतलब कुछ तो कीमत होगी इसकी। बिल्कुल। और वो ड्यूज हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ये संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, आपस में भाईचारा बनाए रखना, ये सभी 11 कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। हाँ, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी UPSC उम्मीदवार के लिए ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है। एक्विजिशन और लॉस वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल। मतलब इस क्लब की मेंबरशिप आखिर मिलती कैसे है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि ये छिन कैसे सकती है। 1955 का अधिनियम नागरिकता पाने के 5 तरीके बताता है। पहला तो है जन्म से, यानी बाय बर्थ। हाँ, ये सुनने में सबसे सीधा तरीका लगता है ना, लेकिन इसमें ना कई बार बदलाव हुए हैं। अच्छा, बदलाव कैसे? देखिए, आज के समय में यदि कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसे तभी नागरिकता मिलेगी जब या तो उसके दोनों माता पिता भारतीय हो, या फिर उनमें से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट ना हो, जिसे बाई डिसेंट कहते हैं। हाँ। यानी जो लोग भारत के बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं।
स्रोत यहाँ ना एक बहुत ही सख्त शर्त का जिक्र करता है कि बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर किसी भारतीय दूतावास में होना चाहिए। बिल्कुल 1 साल का नियम है। और 1 साल के बाद इसके लिए गृह मंत्रालय की अनुमति लगती है। लेकिन ऐसा क्यों? ये 1 साल की शर्त क्यों थोपी गई? देखिए, इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग पीढ़ियों से विदेशों में बस गए हैं और जिनका भारत से कोई वास्तविक या जमीनी जुड़ाव नहीं बचा है, वे केवल वंश के नाम पर भारतीय नागरिकता का दावा करते न रहें। ये जो 1 साल की शर्त है ना, ये उस परिवार के भारत के प्रति जुड़ाव का एक तरह से टेस्ट है। अच्छा, अब समझ में आया। मतलब अगर आप सच में जुड़े हैं तो आप 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवा ही लेंगे। बिल्कुल। अब तीसरा और चौथा तरीका अक्सर लोगों को उलझा देता है। ये है पंजीकरण द्वारा, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, और प्राकृतिकरण द्वारा, यानी बाय नेचुरलाइजेशन। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई ना कोई संबंध पहले से है। जैसे कि कौन लोग? जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति, जिन्हें हम PIO कहते हैं, या फिर वे लोग जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है। इन्हें आवेदन करने से पहले आमतौर पर 7 साल भारत में रहना होता है। अच्छा, तो इनका पहले से कोई कनेक्शन होता है? हाँ। दूसरी ओर प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई जन्म या वंश का नाता नहीं है। जैसे अगर कोई बिल्कुल बाहर का इंसान हो जिसका भारत से कोई लेना देना ना हो। एकदम सही। वे एक लंबी अवधि तक भारत में रहते हैं, भारत की किसी एक भाषा को जानते हैं और फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें नागरिकता मिलती है। जैसे शायद सिंगर अदनान सामी को मिली थी। हाँ, वो नेचुरलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और 5वां तरीका है क्षेत्र के समावेशन द्वारा, यानी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मतलब अगर कल को कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाता है, जैसे पुडुचेरी या सिक्किम का विलय हुआ था। हाँ बिल्कुल, तो भारत सरकार एक आदेश निकालकर वहाँ के लोगों को क्लब का सदस्य बना लेती है। एकदम सही। और इसी बीच ना हमें असम समझौते या असम अकॉर्ड को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उसका भी जिक्र है नोट्स में। ये नागरिकता अधिनियम में एक विशेष प्रावधान जोड़ता है। ये उन लोगों की स्थिति स्पष्ट करता है जो 1966 और 1971 के बीच असम आए थे। अच्छा, तो ये तो हो गए क्लब में एंट्री के 5 तरीके। लेकिन एपिसोड की शुरुआत में हमने जिन 2,25,000 लोगों की बात की थी, उन्होंने ये क्लब छोड़ा कैसे? हाँ, ये दूसरा पहलू है। 1955 का अधिनियम नागरिकता खोने के 3 तरीके बताता है। पहला है त्याग, यानी रिनंसिएशन। ये तो पूरी तरह से स्वैच्छिक है ना? हाँ, ये पूरी तरह वॉलंटरी है। कोई भी व्यक्ति घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। और दूसरा तरीका है समाप्ति, मतलब टर्मिनेशन। बिल्कुल। और चूंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, हाँ, इसलिए जैसे ही कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का पासपोर्ट हासिल करता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप यानी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, मतलब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, हालांकि युद्ध के समय सरकार इस प्रावधान को रोक सकती है। लेकिन जो आज का वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना, उसमें ये त्याग और समाप्ति के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लोग बेहतर करियर, व्यवसाय या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल। और वहां बसने के लिए वहां की नागरिकता लेना उनके लिए एक मजबूरी या कह लीजिए व्यवहारिक जरूरत बन जाती है। सही बात है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे गंभीर तरीके पर। वो क्या है? ये है वंचन यानी डिप्राइवेशन। ये स्वैच्छिक नहीं है, ये सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है। अच्छा, मतलब आसान भाषा में कहें तो ये क्लब के बाउंसर्स द्वारा किसी सदस्य को धक्के मारकर बाहर निकालना है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। लेकिन ये तो बहुत सख्त कदम है। सरकार ऐसा कब कर सकती है? देखिए, ये ना एक दंडात्मक कार्रवाई है। अगर किसी ने प्राकृतिकरण या पंजीकरण से नागरिकता ली है और बाद में पता चले कि उसने फर्जी दस्तावेज दिए थे या धोखाधड़ी की थी। अरे बाप रे। हाँ, या फिर कोई नागरिक संविधान के प्रति अनादर दिखाए, या फिर सबसे गंभीर बात, युद्ध के दौरान किसी ने देश के दुश्मनों के साथ व्यापार किया हो या कोई खुफिया जानकारी साझा की हो, ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार नागरिकता छीन सकती है। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि नागरिकता कोई ग्रांटेड चीज नहीं है। अब यहाँ ना एक और उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? जो लोग भारत छोड़कर चले गए या जिन्होंने मजबूरी में दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया, क्या भारत से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? स्रोत इसके जवाब में हमें 3 टर्म्स के बीच का अंतर समझाता है: NRI, PIO और OCI। हाँ,
ये वो हिस्सा है जहां से यूपीएससी में सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोई अलग प्रकार की नागरिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? एनआरआई 100% भारतीय नागरिक ही होते हैं। उनके पास भारत का ही पासपोर्ट होता है। वे बस 6 महीने से ज्यादा समय के लिए विदेश में काम या पढ़ाई करने गए होते हैं। अच्छा, और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? पीआईओ वो लोग हैं जो खुद या जिनके माता पिता या दादा दादी कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन आज उनके पास अमेरिका, कनाडा या किसी और देश का पासपोर्ट है। कानूनी तौर पर वे विदेशी हैं। और फिर एंट्री होती है ओसीआई कार्ड की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाम में ये सिटीजन शब्द सुनकर अक्सर लोग इसे दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। वाजीराम के नोट्स बहुत सख्ती से चेतावनी देते हैं कि ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर मैं अपनी उसी पुरानी एनोलॉजी का इस्तेमाल करूँ ना, तो ओसीआई कार्ड होना उस एक्सक्लूसिव क्लब का वीआईपी गेस्ट पास होने जैसा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। आप बिना वीजा के जब चाहें क्लब में आ सकते हैं, कितनी भी देर रुक सकते हैं। आप भारत में आकर प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे ना एक बात खटकती है। क्या बात? अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में रहकर यहाँ बिजनेस चला रहा है, यहाँ लाखों का टैक्स भर रहा है, तो क्या ये उचित है कि उसे यहाँ की नीतियों में वोट देने का अधिकार ना हो? दुनिया भर में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक दिया जाता है, तो वो ओसीआई पर क्यों लागू नहीं होता? ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल पूछा है आपने। लेकिन देखिए, राज्य का तर्क ये है कि गेस्ट चाहे जितना भी वीआईपी हो, वो क्लब के नियम नहीं बना सकता। अच्छा। वोट देना और सरकार चुनना एक संप्रभु राजनीतिक अधिकार है, मतलब सॉवरेन पॉलिटिकल राइट है। समझ रही हूँ। जो व्यक्ति किसी दूसरे देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुका है, उसे भारत की राजनीतिक दिशा तय करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? इसीलिए ओसीआई कार्ड धारकों को ना तो वोट देने का अधिकार है और ना ही वे चुनाव लड़ सकते हैं। और आर्थिक स्तर पर भी इन पर एक बहुत बड़ी पाबंदी है। वे भारत में कोई भी कृषि भूमि या बागान की संपत्ति यानी एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। ओसीआई का पूरा मकसद भारतीय प्रवासियों के आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को आसान बनाना है, ना कि उन्हें देश के राजनीतिक ढांचे में हिस्सेदारी देना। और हाँ, जैसे आम नागरिकता छीनी जा सकती है ना, वैसे ही अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक गंभीर अपराध करता है या संविधान का अपमान करता है, तो सरकार उसका वो वीआईपी कार्ड भी रद्द कर सकती है। मतलब कार्ड भी ग्रांटेड नहीं है। चलिए, अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा को उस अंतिम कसौटी पर कसने का जिसके लिए सुनने वाले ये सब पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की वास्तविक परीक्षा। सबसे जरूरी हिस्सा। स्रोत में नागरिकता से जुड़े 2 ज्वलंत मुद्दों का जिक्र है, सीए 2019 और एनआरसी। हाँ, और यूपीएससी की ये खासियत है कि वो करंट अफेयर्स को हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़कर पूछता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल स्रोत में दिए गए तथ्यों की बात करें ना, तो सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हुए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता देना है। ये तो बात हुई सीएए की, और इसके समानांतर एनआरसी है, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। आसान भाषा में समझें तो ये उन लोगों की एक आधिकारिक लिस्ट है जो भारत के वैध नागरिक हैं। एकदम सही। इसे पहली और एकमात्र बार 1951 में बनाया गया था, और फिलहाल केवल असम ऐसा राज्य है जहां इसे अपडेट किया गया है ताकि बांग्लादेश सीमा से आए अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। हाँ, और इन टॉपिक्स के राजनीतिक विवादों से दूर ना एक उम्मीदवार के लिए इनके कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को याद रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब बात करते हैं यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स परीक्षा में आए उस प्रश्न की जिसने अच्छे के पसीने छुड़ा दिए थे। स्रोत में इसका बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया गया है। हाँ, वो प्रश्न भारत की जागरूकता के कॉन्सेप्ट की गहराई को मापता है। उस प्रश्न में 3 कथनों पर विचार करने को कहा गया था। चलिए पहले कथन को देखते हैं। ठीक है। पहला कथन था, भारत के संदर्भ में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास यानी डोमिसाइल है। अरे, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही अमेरिका के उदाहरण से समझा था।
भारत में राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती, तो ये पहला कथन तो 100% सही है। बिल्कुल। अब दूसरा कथन देखिए, केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। यूपीएससी अक्सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सहारा लेता है। हाँ, कैसे? जैसे अमेरिका में ये नियम है कि वहां का राष्ट्रपति केवल वही बन सकता है जो जन्म से अमेरिकी हो। अगर कोई नेचुरलाइजेशन से वहां का नागरिक बना है ना, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। सही बात है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। चाहे आप जन्म से नागरिक हो या बाद में प्राकृतिकरण के माध्यम से बने हो, आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये दूसरा कथन गलत साबित हुआ। बिल्कुल, शानदार विश्लेषण। और अब तीसरा कथन, जो मुझे लगता है सबसे ट्रिकी था। एक बार किसी विदेशी को नागरिकता मिलने के बाद किसी भी परिस्थिति में उससे वो छीनी नहीं जा सकती। ये तो मुझे कॉमन सेंस के भी खिलाफ लगता है। हमने नागरिकता खोने के 3 तरीकों में वंचन यानी डेप्रिवेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हाँ, अगर कोई धोखाधड़ी करता है या युद्ध में देश से गद्दारी करता है, तो सरकार बाउंसर्स लगाकर उसे क्लब से बाहर फेंक सकती है, यानी नागरिकता बिल्कुल छीनी जा सकती है। बिल्कुल। और यहाँ यूपीएससी परीक्षा देने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्या सबक? जब भी किसी प्रश्न में ओनली यानी केवल या अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यानी किसी भी परिस्थिति में जैसे चरम शब्द जिन्हें हम एक्सट्रीम वर्ड्स कहते हैं ना, तो वहां तुरंत दिमाग की लाल बत्ती जल जानी चाहिए। हाँ। कानून एक बहुत ही लचीला विषय है और इसमें लगभग हर नियम के कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस होते हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं, जैसे पूर्ण दावे अक्सर गलत ही होते हैं। इसलिए उस प्रश्न का सही उत्तर केवल पहला कथन था। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला था। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिकता केवल अधिकारों का एक मेन्यू कार्ड नहीं है जिसमें से हम अपनी पसंद चुन सकें। बिल्कुल नहीं। ये संविधान, 1955 के अधिनियम और राज्य के साथ हमारे गहरे संबंधों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। और ये कोई स्थिर अवधारणा भी नहीं है। कैसे? देखिए, 1955 के अधिनियम में इतने दशकों में जो अनगिनत संशोधन हुए हैं ना, वे बताते हैं कि समाज, राजनीति और वैश्विक परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ राज्य और नागरिक की परिभाषा भी लगातार विकसित होती रही है। बिल्कुल सही कहा। और इसी लगातार विकसित होते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ना, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। कौन सा विचार? हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा कि 2023 में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। हाँ, वो चौंकाने वाला आंकड़ा। तो जब कोई इस आंकड़े को देखता है ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर है और युवा एक ग्लोबल करियर बना रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले दशकों में भारत जैसे विशाल, उभरते और टैलेंट से भरे देश को अपनी एकल नागरिकता की सख्त नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को, उनके ग्लोबल टैलेंट को, उनके निवेश को और उनकी विशेषज्ञता को हमेशा के लिए ना खोने के लिए भारत को अंततः पूर्ण दोहरी नागरिकता यानी फुल डुअल सिटीजनशिप के विचार को अपनाना पड़े? क्या 21वीं सदी का भविष्य और आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता दोहरी नागरिकता से ही होकर गुजरता है? देखिए, ये एक ऐसा ज्वलंत और नीतिगत सवाल है जिस पर आने वाले समय में देश के विचारकों और संसदों को गंभीरता से मंथन करना ही होगा। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक और खुले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। शोध के हर एक पहलू को इतनी गहराई से समझने का ये सफर बहुत शानदार रहा। मेरा भी यही मानना है। तो मिलते हैं अगली डीप डाइव में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।